हाँ जी, टुडे वी आर गोइंग टू डू सीए फाउंडेशन गुडविल। अभी गुडविल चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले मीनिंग ऑफ गुडविल से। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट होती है, और एसेट जब इसके साथ एसेट लग जाता है, हमने इसको एसेट बोला, तो एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज एन एसेट। ऐसी कोई भी थिंग, चाहे वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, ठीक है, अगर हमें उससे फ्यूचर में, भविष्य में कोई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो वो हमारे लिए एसेट कहलाती है, फायदे मिलते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो मतलब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, लेकिन कैसे? ठीक है, जैसे अगर हम पेटेंट्स की बात करें, तो पेटेंट्स राइट्स होते हैं कि कोई हमारा आर्टिकल कॉपी ना कर पाए। ठीक है, कोई हमारा डिजाइन कॉपी ना कर पाए। ट्रेडमार्क राइट्स होते हैं, कोई हमारा ब्रांड का नाम कॉपी ना कर पाए। ठीक है, अदर कॉपी राइट्स होते हैं, अगर हमने कोई बुक्स लिखी हैं, किसी ऑथर ने कोई बुक्स लिखी हैं, तो उसके कंटेंट को कोई कॉपी ना कर पाए, ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, ये ना हो कॉपी चीजें बिक रही है और ओरिजिनल जिसने बनाया था उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो गुडविल कैसे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ गई? ठीक है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट के अंदर कैसे आई? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमने यहां पर करनी है। गुडविल इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड अनदर इज परचेज गुडविल। तो पहले मैं ऐसा करता हूं, परचेज गुडविल आपको एक्सप्लेन करता हूं। परचेज गुडविल का मतलब क्या है कि कोई ABCD कोई भी ब्रांड था, उसने क्या करा, 20 सालों के अंदर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, एक रेपुटेशन फॉर्म करी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब उसने इतनी अच्छी रेपुटेशन फॉर्म कर ली मार्केट के अंदर, तो लोगों ने कहा यार अपनी नई दुकान खोलने से अच्छा है यहाँ पर ABC का बोर्ड लगा लो, ABC से ABC की गुडविल को परचेज कर लो, ABC का नाम यूज करो। ठीक है, एंड आपका काम जो है वो जीरो से स्टार्ट ना होके ऑलरेडी किसी ना किसी अबव लेवल से, अबव जीरो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा, और आपको इनिशियली प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो रेपुटेशन उसकी ऑलरेडी बन चुकी है मार्केट के अंदर। तो इन दैट केस इस एसेट को हमने खरीदा, और ये एसेट हमें फ्यूचर में फायदा देने वाली है। कारण समझ आया क्यों फायदा देगी? क्योंकि जो ओल्ड ब्रांड था, जिसने इतने एफर्ट्स करे अपनी गुडविल बनाने में, अपने एफर्ट्स डाले पास्ट में, वो उसका प्रॉफिट हमें मिलने वाला है आगे। तो उसके लिए हम उसको कुछ पैसा देते हैं और बदले में वो हमें, ठीक है, हम उसकी गुडविल खरीद लेते हैं, उसका नाम यूज कर लेते हैं या वट। अब ये जो ABC ब्रांड था, इसने जो अपने एफर्ट से गुडविल बनाई, दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसने किसी से खरीदी नहीं है, इसने अपने एफर्ट से गुडविल बनाई। और हुआ क्या, इसने अपने बिजनेस के अंदर लेट से 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा था, और ये 2 लाख का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और वो ही सेम बिजनेस अगर कोई नॉर्मल पर्सन करता है, वो भी 10 लाख से अगर बिजनेस शुरू करे, तो वो 50,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो समझ आया डिफरेंस क्या है? कि इस गुडविल ने इसको केपेबल बनाया एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुडविल? गुडविल का बेनिफिट क्या है वो हम नोट करने वाले हैं। गुडविल enables a business to earn more profits than a newly set up business. Newly और similar type of business। हमारे साथ भी एक बंदा काम कर रहा है, हमारे साथ वाली दुकान पे इतनी सेल नहीं हो रही है, हमारी दुकान पे ज्यादा सेल हो रही है, तो हमने अपने एफर्ट से गुडविल बना लिया मार्केट के अंदर। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, गुडविल इज क्रिएटेड बाय पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, गुडविल कैसे बनाई जाती है? पास्ट एफर्ट से बनाई जाती है, एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग
more profits in future। मतलब एफर्ट्स पास के हैं और प्रॉफिट्स कब होंगे, आगे। मतलब आज हम जो काम करने वाले हैं उसका फायदा हमें कब मिलने वाला है, हमारी जो आज गुडविल बनेगी, आज मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कॉन्सेप्ट को अच्छा समझा रहा हूँ तो इसका फायदा मुझे कब मिलेगा, आगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कब मिलेंगे, आगे। तो गुडविल हमारे बिजनेस की फ्यूचर इंपैक्ट डालती है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने याद रखना है कि हम जो भी अभी काम कर रहे हैं दैट बिकम्स पास्ट वन डे। ठीक है, और उसके बाद उसके जो इफेक्ट्स हमें आगे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, अगर हम कुछ ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हमने कुछ अचीव कर लिया, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल, अ गुड रेप्यूटेशन। राइट, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब इस चैप्टर के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि भाई सबसे पहली चीज नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल का नेचर क्या होता है, इट इज एन इंटैंजिबल एसेट। ठीक है, इंटैंजिबल एसेट होती है और ये इंटैंजिबल फिक्स एसेट होती है। फिक्स एसेट को तो डिफाइन पता ही है ना आपको, फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ऐसी एसेट जो बिजनेस में एक ड्यूरेबल पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक हम रिटेन करके रखते हैं, एंड दिस इज नॉट फॉर सेल। सो गुडविल इज एन इंटैंजिबल फिक्स एसेट, इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, नॉट अ शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हमने समझनी है वो है टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में। जो हमने भी टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ी, ये कितने टाइप्स की थी, दो तरह की। पहली सेल्फ जनरेटेड, दूसरी परचेज गुडविल। तो यहां पर हम बात करेंगे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, AS 26 और इंड AS 38। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इन्होंने सिमिलर बात ही कही, कोई चेंज नहीं है। वो कहते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करना, ठीक है, सिर्फ एक एस्टिमेशन है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगाई जा सकती, एंड इसका कोई बेस नहीं है, दैट इज कंप्लीटली बेसलेस। और अगर आप इसको वैल्यू करते भी हैं, ठीक है, तो उसका क्या ग्राउंड है, वो आपने अपनी वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स या अपने मेथड्स के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल ली। तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस अपनी गुडविल की वैल्यू खुद ही निकाल कर बैठ जाए और उसको एसेट्स में दिखा दे, तो ऐसी ये प्रैक्टिस बहुत सारे बिजनेस करने लग जाएंगे और वो अपनी एसेट के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गुडविल की वैल्यू दिखाएंगे दिखाएंगे। लाइक अगर मैं भी अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ, मैं भी दिखा दूंगा मेरी 5 लाख गुडविल की वैल्यू है। दैट्स वाई इस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लेकिन अगर हम उस गुडविल के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब वी हैव परचेज एन एसेट, तो देन वी कैन रिकॉर्ड द गुडविल, वी कैन रिकॉर्ड परचेज गुडविल इन द बुक्स। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को सिर्फ हम वैल्यू करते हैं, और ये हमारा जो पूरा चैप्टर है वो सेल्फ जनरेटेड पर ही बेस्ड है, परचेज गुडविल पर बेस्ड नहीं है। परचेज गुडविल में तो अगला बंदा हमें अपनी गुडविल की वैल्यू बताता है, जो भी वो पैसा लेना चाहता है हम उसको पे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो सेल्फ जनरेटेड, मतलब अपनी ही गुडविल को वैल्यू करने के लिए। कारण क्या है इसका, देखिए वो हम आपको आगे समझाने वाले हैं। वाई गुडविल इज वैल्यू, गुडविल को हम वैल्यू क्यों करते हैं इसको हम समझेंगे। हाँ सर, वाई की जगह ऐसे करते, पहले व्हेन समझ ले। व्हेन गुडविल इज वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे हैं, इसके अंदर जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तब तब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बदलाव में, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। सेकेंड इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर आता है। थर्ड इज रिटायरमेंट और डेथ। इन सभी केसेस के अंदर हम अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं, क्योंकि कुछ कारण है, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं गुडविल की, गुडविल से रिलेटेड। अब वो हम आगे समझने वाले हैं, आज वो हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, परचेज और सेल ऑफ अ बिजनेस। जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हैं बेचते हैं तो हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। ठीक है, अमालगमेशन, जब भी दो बिजनेस आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, कंबाइन कॉम्बिनेशन हो जाता है उनका, या मर्जर भी कह सकते हैं, अमालगमेशन और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज, टू और मोर बिजनेस।
तब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। मतलब दो कंपनीज आपस में मिल गई या दो फर्म्स आपस में मिल गई, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब हमने ये समझना है कि व्हाई गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। व्हाई गुडविल इज वैल्यूड at the time of reconstitution of partnership firm। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दो पार्टनर्स से एक्स और वाई, ये बराबर के पार्टनर्स हैं। इन्होंने आज से 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं होते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, कमाई होनी शुरू हुई, ठीक है। अब इनकी एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बन गई, एक रेपुटेशन मार्केट के अंदर बन गई, ठीक है। और ये ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अब इन्होंने एस्टिमेट करा, अगर आज हम अपना चलता हुआ बिजनेस किसी भी पर्सन को बेच देते हैं, तो वो प्रॉफिट जो कमाएगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, उसको ऑलरेडी 2 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हर साल मिलेंगे, एवरी ईयर, पर एनम। तो अब आप मुझे बता दो कि ये जो 2 लाख रुपए के प्रॉफिट थे, इसमें नए पर्सन के, तो नए ओनर के तो कोई एफर्ट्स रहे नहीं। ये किसके एफर्ट्स हैं? पुराने एक्स और वाई के। सो दीज आर दी प्रॉफिट जनरेटेड आउट ऑफ गुडविल, ठीक है। ये हमारे पास्ट एफर्ट से जनरेटेड प्रॉफिट्स है। और हमने सोचा कि यार अगर आज हम अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, अगर वो कोई काम नहीं भी करता, हमारे नाम पर चलता है, तो उसका अपना नाम बनने में तो टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट 5 साल तक वो ये पैसा कमाएगा। तो मतलब 10 लाख रुपए वो हमारे नाम पर कमाएगा, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमारा नाम बिजनेस में होता है। जैसे हल्दीराम साहब चले जाते हैं, आपको क्या पता उसका ऑनर कौन है, लेकिन अगर वो मैंने आउटलेट खरीद ली तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स कमा ही लूंगा, बीकानेर वाला पे जाऊंगा, कुछ ना कुछ कमा लूंगा, ठीक है। डजेंट मैटर ऑनर कौन है, ठीक है। नाम किसका चल रहा है? हल्दीराम का, ठीक है। अगर मैं रीबॉक का आउटलेट ले लेता हूँ तो उसमें रीबॉक का नाम चल रहा है ऑलरेडी, मैं प्रॉफिट्स का अर्न कर लूंगा, तो उसमें क्या है? रीबॉक की गुडविल, दैट इज नॉट माई गुडविल। तो इस केस में रीबॉक मुझसे पैसा कितना ले लेगा? 10 लाख रुपए ले लेगा, कहेगा यार ये तो मेरी गुडविल का पैसा है ना, ये तो मुझे दो। तो इस तरीके से हम गुडविल को वैल्यू कर लेते हैं कि दूसरा पर्सन हमारी रेपुटेशन से कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, या अगर सपोज वो स्किल्ड है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर वो न्यू है तो हम टोटल प्रॉफिट से लेते हैं कि वो हमारी वजह से कितने प्रॉफिट्स कमाने वाला है, उसको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है हमारे नाम से। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई ने मिलकर 10 लाख रुपए की ब्रांड वैल्यू बना ली। इसका मतलब इनके एफर्ट से फ्यूचर में 5 सालों में 10 लाख रुपए के प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए के प्रॉफिट्स पे एक्स और वाई का राइट कितना हुआ? पास्ट एफर्ट्स मतलब पास्ट रेशो के अंदर ही इनको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। मतलब 5 लाख एक्स के होने चाहिए और 5 लाख वाई के, क्योंकि इनका जो रेशो रहा है जिसमें इन्होंने एफर्ट्स पुट करे हैं, ठीक है, और जो जिस पीरियड में इन्होंने गुडविल जनरेट करी है, ब्रांड वैल्यू जनरेट करी है, दैट बिलोंग्स टू व्हेन द रेशो वाज इक्वल, ठीक है। तो इनको 5-5 लाख मिलने चाहिए। अब लेट्स से फर्स्ट केस एक्स और वाई अपना रेशो चेंज करके 3:2 कर लेते हैं। तो अब देखिए एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा 6 लाख और वाई को मिलेगा 4 लाख। तो यहाँ पे एक्स को 1 लाख रुपए का फायदा हो गया और वाई को 1 लाख रुपए का सैक्रिफाइस, लॉस हो गया। समझ आ रही बात? एक्स को 1 लाख फालतू मिल रहा है, वाई को 1 लाख कम मिल रहा है। क्या इन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करे? नो। राइट्स कहते 5-5 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ रेशो, एक इवेंट हुआ जिसमें हम रेशो चेंज कर रहे हैं, इससे एक्स को फायदा हो रहा है और वाई को नुकसान हो रहा है। तो इन दैट केस ये ठीक बात है? क्या ये जस्टिफिएबल है कि बिना बात के रेशो चेंज होने की वजह से एक्स को नुकसान, एक्स को फायदा हो जाए और वाई का शेयर एक्स के पास रहे? नो। तो इन दैट केस हम ये एक्स को जितना भी गेन हो रहा है उससे वाई को कॉम्पेंसेट कर देते हैं, उससे लेकर। समझ आ रही बात? मतलब एक्स 1 लाख रुपया वाई को दे देता है, जिससे वाई का जो सैक्रिफाइस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब जो इसको 1 लाख का माइनस में जा रहा था ये न्यूट्रलाइज हो गया। और वाई को कितना पैसा मिला? 4 लाख। वाई को कितना मिलेगा? पूरा 5 लाख ही मिल जाएगा, ठीक है।
मतलब 4 लाख रुपए तो उसको मिलना ही है गुडविल का प्रॉफिट, और 1 लाख रुपए एक्स ने उसको और दे दिया, तो उसके पास कितने पैसे पहुंच जाते हैं? 5 लाख, और एक्स को भी कितना मिलता है? 5 लाख। इक्विटेबल हो जाता है, क्योंकि इनके एफर्ट्स क्या थे, जब इन्होंने एफर्ट्स पुट करे तो इनका रेशियो था 1:1। तो गुडविल भी पास्ट एफर्ट से, अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, लेट से हम दो लोग हैं ए और बी, हाँ जी, सो गुडविल का बेसिकली हम ये जो ट्रीटमेंट समझने वाले हैं, दैट इज टू कॉम्पेंसेट दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हमारा मेन जो मोटिव है गुडविल समझने का, एडजस्टमेंट समझने का, दैट इज टू सैक्रिफाइसिंग कॉम्पेंसेटिंग पार्ट, टू कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर किसी भी पार्टनर का रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसका रेशियो जो है वही रिटेन कर देंगे गुड एडजस्टमेंट करके। किसी भी पार्टनर का शेयर अगर उसको कोई भी गेन हो रहा है गुडविल के अंदर, तो हम उससे ले लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। केस 2 समझाता हूँ मैं आपको। केस 2, लेट से अब एक्स वाई के साथ जेड भी आ गया और इनका रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। इन दिस केस एक्स को कितना पैसा मिलेगा गुडविल का, गुडविल के प्रॉफिट्स का? दैट इज 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स का शेयर बनता था 5 लाख, वाई का शेयर बनता था 5 लाख, ठीक है। इसको 1 लाख का सैक्रिफाइस हो गया, इसको भी 1 लाख का सैक्रिफाइस हो गया, और इसको क्या हो गया? गेन 2 लाख का। तो इन दैट केस z इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट y एंड x। क्यों? क्योंकि z इज अ न्यू पार्टनर, z was not working earlier and z has not put any kind of efforts in building goodwill. So that's why हम z को जो भी फ्यूचर में, क्योंकि उसको अगर आज हम वैल्यू करें कि भाई 10 लाख रुपए की हमारी गुडविल की वैल्यू है, और z उस पर एग्री भी कर रहे हैं, हाँ आपकी 10 लाख की गुडविल की वैल्यू होगी, उसको पता है हमने कैसे वैल्यू करा गुडविल को, तो कहेगा ठीक है, अगर आप मुझे गुडविल के प्रॉफिट्स भी दे रहे हो 2 लाख रुपए, तो उसके पैसे हम इससे ले लेते हैं। क्योंकि टिल नाउ जेड के कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी गुडविल को बिल्ड करने के। दिस वाज आवर सेकंड केस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब आते हैं केस 3। केस 3, लेट से अब सिर्फ एक्स ही रह गया, वाई रिटायर हो गया, वाई कहता है मैं जा रहा हूं, तो इन दैट केस सारा पैसा आप किसको मिल जाएगा? एक्स को मिल जाएगा, और वाई को कितना सैक्रिफाइस हो जाएगा? 5 लाख रुपए का। इन दैट केस एक्स जो है अपने पास से 5 लाख रुपए वाई को देगा, ट्रांसफर करेगा, एक्स कॉम्पेंसेट करेगा वाई को, क्योंकि सारा गुडविल का पैसा तो इसको मिलने वाला है, तो इसमें से 5 लाख रुपए वाई को भी ये ट्रांसफर कर देगा। तो इन ईच एंड एवरी केस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा पार्टनरशिप के अंदर, कि अगर कोई भी गेनिंग पार्टनर है जिसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ रेशियो बढ़ रहा है, उसके एफर्ट्स जो थे, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बट उसके रेशियो बढ़ने की वजह से उसको गेन हो गया, गुडविल में उसका शेयर बढ़ गया है, तो वो शेयर का पैसा हम उससे लेकर हम उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर कर देते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो इसमें पूछो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गुडविल को वैल्यू कैसे करा जाए, हाउ गुडविल इज वैल्यू। तो इसी के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जो आप +2 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड दीज मेथड्स आर, फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, साथ साथ में गुडविल कैसे वैल्यू होती है इसमें ये भी लिखता जा रहा हूँ। सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, एक एन्युटी मेथड भी है, अगर आगे आया तो हम पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, हम कितना एवरेज प्रॉफिट हर साल कमा लेते हैं, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, और इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल क्या है, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, कि अगर कोई इंसान हमारी गुडविल का कोई पैसा दे रहा है तो कितने समय तक वो गुडविल के बेनिफिट्स ले पाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, सुपर प्रॉफिट होता है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए, मतलब मैं अपना बिजनेस किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे रहा हूँ जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, बट मेरे साथ जुड़ने के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, तो उसको जितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे और कितने टाइम तक होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर यहां पर हमारा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो इसके अंदर हमारी जो गुडविल की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल, एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स के अंदर हम कैपिटलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें गुडविल निकलती है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले एक और टर्म की, एफएमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एफएमपी। एफएमपी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आप +2 के अंदर इसको नॉर्मल प्रॉफिट्स पढ़ते आए हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? लेट से हर साल मेरा बिजनेस 2 लाख रुपए कमाता ही है। ठीक है, अब इस साल मुझे 1 लाख रुपए फायदा हो गया, मैंने अपना लैंड बेचा था उस पर, तो मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है? 2 लाख ही रहेगा। प्रॉफिट टोटल कितना दिख रहा है? 3 लाख दिख रहा है, बट एफएमपी क्या है? एफएमपी 2 लाख। ठीक है, मेरा हर साल बिजनेस 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन इस साल मेरे गोडाउन में आग लग गई, 50,000 का नुकसान हो गया, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना शो रहा है? 1.5 लाख। लेकिन मेरा एफएमपी कितना रहेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है? 2 लाख ही है, क्योंकि मैं तो 2 लाख ही कमाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं या कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स पर इफेक्ट आ गया। तो इन दैट केस हमें याद रखना कि जब भी हम गुडविल की बात करेंगे तो हमने देखना हम कितना प्रॉफिट आज भी कमा रहे हैं और आने वाले समय में हमें लग रहा है हम कमा पाएंगे, इतना एवरेज प्रॉफिट हम कमा लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो हर जगह आपने इस पर ध्यान देना। सबसे पहला मेथड जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम एवरेज प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, सिंपल एंड वेटेड। तो हम दोनों पे बात कर रहे हैं, अभी पहले सिंपल एवरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स इनटू number of years of purchase. Number of year of purchase means the effective period of goodwill. अब देखिए छोटा सा एग्जांपल है, 2020-21 में मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 2019-20 में मैंने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, 2018-19 में मैंने 6 लाख का प्रॉफिट कमाया, 2017-18 में मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, और 2016-17 में मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इस साल मुझे फायदा हो गया गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 1 लाख का फायदा हो गया। इस साल मुझे लॉस हो गया था, लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया था किसी वजह से, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। और यहां पर मुझे मेरी इंटरेस्ट इनकम्स है, इंटरेस्ट इनकम थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, नॉट एफएमपी, ये फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है इंटरेस्ट इनकम्स। भाई इंटरेस्ट इनकम तो तब है जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम्स कर देते हैं। इस साल में मेरी डिविडेंड इनकम्स। अब हमें एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिए हुए हैं, ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिए हुए हैं 3, तो गुडविल की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा टारगेट है एवरेज प्रॉफिट्स निकालने का, एंड एवरेज प्रॉफिट्स आर, एवरेज कैसे निकलती है? सबका सम ले लो, है ना। तो अब हम 2020-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17 सबके पहले प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। 2 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का प्रॉफिट है, देन
6 लाख का प्रॉफिट है, देन 4 लाख और 5 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अब इसमें से हमें एडजस्टमेंट्स करनी है जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स नहीं है या लॉसेस, फ्यूचर में जो फ्यूचर में मेंटेनेबल आइटम्स नहीं है उनको रिमूव करना है। और वो कैसे करेंगे? अगर कोई गेन है तो माइनस कर दो और कोई लॉस है तो उसे प्लस कर दो। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1 लाख का, इसमें गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, लैंड हम हर साल नहीं बेचने वाले, तो फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद और क्या था? डिविडेंड इनकम 1 लाख, दैट इज नॉट फ्यूचर मेंटेनेबल, जब इन्वेस्ट करेंगे तभी पैसा आएगा, तो 1 लाख रुपए ये भी हट गए। और 2 लाख रुपए का स्टॉक का नुकसान हमारा यहाँ पर हो गया 2016-17 में, तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, मतलब हमारा मेंटेनेबल प्रॉफिट 4 लाख आ गया, तो ये आ गए हमारे एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो कितना हो गया? ये आ गया 20 लैक्स, 20 लाख। तो ये टोटल आ गया सम ऑफ ऑल, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब 4 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया, जब हम 4 लाख को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज 12 लाख। 12 लाख हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए सिंपली अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कर लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगी? वी विल टेक वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ये जो मेथड है ये हमारा सभी सालों के प्रॉफिट्स को इक्वल ट्रीट नहीं करता। ये जो रीसेंट ईयर्स होते हैं उसको ज्यादा वैल्यू करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और जो पुराने साल होते हैं, पिछले ईयर्स हैं, उनको कम वैल्यू करता है। तो ये कहता है कि जितनी रीसेंट एक्टिविटीज है उनको ज्यादा वैल्यू करो, उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, हर साल के प्रॉफिट्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर हम वेट से देते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम वेट्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसी के अंदर करवा देता हूँ, आपको बेटर रहेगा। मैंने वेट्स असाइन कर दिए। भाई रीसेंट ईयर कौन सा है? 2021, तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर 5 सबसे ज्यादा वेट्स दूंगा, 2021, देन 4, देन 3, 2, 1। ठीक है, तो मैंने इनको ये वेट्स दे दिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 2021 रीसेंट ईयर, तो इसको 5 पॉइंट्स दिए, देन इसको 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो वेट्स का टोटल आ गया 15। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। किस किस का प्रोडक्ट लेंगे? प्रॉफिट्स का ए और वेट्स का बी, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, दिस विल बी 20 लाख। ये स्टैट्स का पार्ट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। 16 लाख, 15 लाख, 6 लाख और 4 लाख। अब इस प्रोडक्ट का हम टोटल ले लेंगे, 20 और 16, 36, 36 प्लस 15, 51, 51 प्लस 10, 61, 61 लाख आ गए प्रोडक्ट कॉलम का टोटल आ गया। अब हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है आपने? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ ए एंड बी के प्रोडक्ट का समेशन लेना, एंड सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स। तो ये आ गया 61 लाख और ये आ गया 15। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 61 लाख डिवाइडेड बाय 15, 4,06,667। ये हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती ना हुई हो। 31 प्लस 20 प्लस 10, 61। ठीक है, ठीक है। अब इस 4,06,667 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। 12,20,000 1 रुपए। ठीक है, तो 12,20,000 कर देते हैं, ये हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इन क्वेश्चंस को करते टाइम कई बार क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए कहा जाता है, आपको डायरेक्शन दी जाती है, तो आपने अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करना है। अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम अपने बिजनेस को किसी और पर्सन के साथ, किसी और पर्सन को अपने बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं जो ऑलरेडी स्किल्ड है।
मतलब ही इज ऑलरेडी वर्किंग, ही इज ऑलरेडी डूइंग वेल, लेकिन हमारे बिजनेस में आने के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलेंगे, कुछ तो वो कमा ही रहा था, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको और मिलने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड वहां यूज होता है जहां पर हम देखते हैं कि भाई सामने वाला जो प्रॉफिट कमाएगा वो हमारी ही वजह से कमाएगा, उसकी कोई ब्रांड वैल्यू अपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू होती है, बट वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हैं, हम उसके बिजनेस में उसके प्रॉफिट्स में एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट्स निकाले कैसे? सुपर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? हम मार्केट से कितना ज्यादा कमा रहे हैं, मार्केट में एक नॉर्मल बिजनेस कितना कमा रहे हैं और हम कितना कमा रहे हैं ऊपर। तो दिस इज आर एफएमपीस, एवरेज एफएमपीस, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स लेस नॉर्मल प्रॉफिट्स एज पर मार्केट रेट, एज पर मार्केट, दैट्स इट। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे एवरेज एफएमपीस जो हैं वो हैं 10 लाख, हम 10 लाख कमा रहे हैं। हमने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी बिजनेस के अंदर है वो है 50 लाख। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट के अंदर 15%, 15% का रिटर्न है मार्केट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे? गुडविल की वैल्यू निकालनी है व्हेन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज 3 years। तो इसके अंदर हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालने वाले देखिए। सबसे पहली चीज आपने गुडविल का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल, हम जो कमा रहे हैं एवरेज एफएमपीस गिवन है 10 लाख। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई इंसान 50 लाख बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो कितने नॉर्मल रिटर्न्स वो कमा लेगा, नॉर्मल रिटर्न्स। तो उसकी कैपिटल जो उसने लगाई उसको हम मार्केट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 lakhs की कैपिटल है, 15% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ही विल अर्न 7,50,000। तो वी आर अर्निंग मोर। कितना ज्यादा कमा रहे हैं हम? सुपर प्रॉफिट्स हमारे कितने आ गए? हम कमा रहे 10 लाख, मार्केट में सेम पैसा लगा के लोग 7.5 लाख कमा पाते हैं, तो हम 2.5 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। ये 2,50,000 जो हम कमा रहे हैं, 2.5 लाख, ये 3 years तक हम सस्टेन कर पाएंगे इस प्रॉफिट पर, तो 7.5 लाख हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई। ये प्रॉफिट हम मेंटेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें कैपिटलाइजेशन मेथड करने से पहले कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब समझना है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, या कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, ये समझते हैं। देखिए, लेट्स से मेरी एक डिजायर्ड इनकम है, मैं चाहता हूं कि मैं 1,00,000 रुपीज पर एनम कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं, और मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो है 10%। तो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की जरूरत है? ये कितना आएगा, कितनी कैपिटल की जरूरत है, कैसे निकलेगा? दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जब हम उसको रेट से डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाता है कि भाई इस प्रॉफिट लेवल पर आने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है। अगर मार्केट की रिटर्न 10% है तो 10 लाख रुपए। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू। तो हमें यही देखना है, इसी मेथड्स को यूज करके हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी। अब कैपिटलाइजेशन मेथड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स बाय स्टेप चलेंगे हम। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, वी शुड नो व्हाट इज एफएमपीस, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। लेट्स से इट इज 1 लाख या 2 लाख ले लेते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड थिंग इज
वी शुड नो व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न इन मार्केट। मार्केट में भी रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है हमारे बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली। लेट्स से इट इज 10%। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू, कि इस पैसे को कमाने के लिए हमें बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ेगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कितना पैसा कमाना पड़ेगा। इस 2 लाख को एफएमपी को हमने 10% से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी 20 लाख। स्टेप नंबर 4, फिर आप ये देखिए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इसका एक थोड़ा सा डीप मीनिंग है। यहां पर हम लेते हैं टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और हम उन एसेट्स को भी लेस कर देते हैं जो नॉन ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है हमने बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर रखा है पैसे, ठीक है, जिससे रिटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका रिटर्न से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो लेट से हमने कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल लगाई हुई है वो 15 लाख लगाई हुई है। तो स्टेप नंबर 5 आपको गुडविल की वैल्यू बता देगा कि आप 15 लाख कमा लगाकर उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना कमाने के लिए लोगों को 20 लाख की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल की वैल्यू आ जाती है स्टेप 3 माइनस स्टेप 4, दैट इज 20 लाख माइनस 15 लाख। इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट इज कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती है जो बिजनेस के बाहर हमने कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जिससे हमें अदर इनकम्स आ रही है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। गुडविल में नहीं है, गुडविल इज प्योरली आर एफर्ट्स, हम अपने एफर्ट से कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर हमने किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, वहां से हमें कोई रिटर्न आ रहा है, ना वो रिटर्न हमारे काम का है, ना वो पैसा जो वो बिजनेस के अंदर लगा हुआ, बिजनेस के बाहर इन्वेस्टेड है। फंड्स हमारे बिजनेस के हैं लेकिन हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करके, तो उसको हम एसेट से एक्सक्लूड कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कुछ खास है नहीं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट, ठीक है। अब देखिए सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, आप यहाँ से इसी से निकाल सकते हैं, इसी एग्जांपल से। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, जैसे यहाँ गुडविल की वैल्यू 5 लाख आई है। अच्छा, इन दोनों मेथड से वैल्यू सेम ही आती है अगर क्रेडेंशियल सेम हो तो। सुपर प्रॉफिट, हम नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, हम नॉर्मल कमा रहे हैं 2 लाख रुपए। लोग कितना कमाएंगे, अगर लोग 15 लाख लगाते हैं तो वो कमा पाएंगे 1.5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना हमारा 50,000 रुपए, हम 50,000 सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 50,000 को जैसे आप 100 अपॉन रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 5 लाख। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इट इज वेरी इजी। बिकॉज वी आर डूइंग सीए, तो अब हमें कुछ तो एडवांस करना ही पड़ेगा ना। ये तो 12th तक का था, +2 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखिए, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। छोटी सी एक बात है, अगर आज मैं आपको 100 रुपए का एक नोट दे रहा हूँ और यही नोट मैं आपको 1 साल बाद दे रहा हूँ, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। यू विल ऑप्ट फॉर टुडे। आप कहोगे यार आज ही दे दो 100 रुपए, 1 साल बाद जो 100 रुपए दोगे, ठीक है। जो चीज आज आपको 100 रुपए की मिल रही है, 1 साल बाद वो ऑलरेडी क्या हो चुकी होगी, उसके प्राइसेस बढ़ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो, इसकी जो वैल्यू है वो तो 100 आ रही है लेकिन इसकी वर्थ 100 नहीं है। तो मनी वैल्यू डिक्रीजेस विद टाइम। तो एक नया मेथड आया, दैट इज एनुइटी बेसिस। और ये क्या कहता है, कहता है कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आप ये देखिए कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिल रहा है उसकी आज क्या वर्थ है। लेट से फ्यूचर में आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो फ्यूचर में एक चीज आपको 100 रुपए की होने वाली है और आज वही चीज आपको 90 रुपए मिल जाएगी। इसका मतलब जो फ्यूचर में आपके 100 रुपए हैं वो आज के 90 रुपए के इक्वल है। समझ आ रही बात, दोबारा बताता हूँ। एक चीज आज 100 रुपए की थी, वो बढ़ के कितने की हो जाएगी, 1 साल बाद लेट से 110 की हो गई। तो हमने कहा कि यार अगर आज मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं और 1 साल बाद 110 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज इक्वल।
लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यार हमें तो 110 मिला, हम अपने प्रॉफिट्स को कितना देखना है, कितना कंसीडर कर रहे हैं, 110. बेसिकली दीज आर नॉट 100, द प्रॉफिट इज नॉट 110. टुडे द वैल्यू ऑफ फ्यूचर 110 इज 100. तो हम उसको 110 लेकर एवरेज निकाल रहे हैं, तो हमें उसको क्या लेना चाहिए, 100 लेना चाहिए. तो इसी के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं कि भाई फ्यूचर में जो भी पैसा मिल रहा है, अगर वो पैसा आज ही हमें मिल जाता है तो उसकी क्या वर्थ होगी. ठीक है, आज कम अमाउंट के अंदर हम ज्यादा चीजें ले सकते हैं, कल वही अमाउंट हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी. तो इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. इन दिस केस गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स, जो भी हम बेसिस यूज कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स इनटू एन्युटी फैक्टर. ये एन्युटी फैक्टर हमें क्या बताता है कि भाई अगर हमें हर साल 1-1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, और 5 साल में हमें कितने पैसे दिखे, 5 रुपए दिखे, वो एक्चुअल में 5 रुपए नहीं है, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, वो 3 रुपए सम पैसा होंगे. ठीक है, तो ये फैक्टर ये इंडिकेट करते हैं कि जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी टोटल वर्थ कितनी है, मतलब 1-1 रुपए. एन्युटी का मतलब एनुअल, हर साल पैसा मिल रहा है, तो दैट इंडिकेट्स एन्युटी. उस हर साल जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसकी आज की डेट में वर्थ कितनी है. लेट से 5 रुपए टोटल हर साल 1-1 रुपए करके मिले, तो लेट से इसकी वर्थ होगी 90 पैसा, क्योंकि 1 साल बाद मिला. इसकी वर्थ आज की डेट में है 85 पैसा, क्योंकि ये पैसा 2 साल बाद मिल रहा है. इसकी वर्थ जो है 70 हो गई, और इसकी वर्थ जो है 68 हो गई, इसकी वर्थ हो गई 65. अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी मिली, जो पैसा लग रहा है वो तो 5 रुपए दिख रहा है, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, वर्थ कितनी मिल रही है, वर्थ मिल रही है हमें सिर्फ और सिर्फ 3.78. तो इसका मतलब दिखने में जो 5 रुपए लग रहे हैं वो 3.78 के इक्वल है. तो हमें प्रॉफिट्स को भी उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू करना. ठीक है, वी हैव टू कंसीडर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोस प्रॉफिट रादर देन कंसीडरिंग द एक्चुअल वैल्यूज. हमें देखना है कि आज वो पैसा है, आज उसकी वर्थ कितनी है, क्योंकि गुडविल को हम आज वैल्यू कर रहे हैं. इज दैट क्लियर. एन्युटी, अब एन्युटी फैक्टर ये निकालने का तरीका क्या है, देखिए, गो टू एन्युटी टेबल. आप एन्युटी टेबल के अंदर जाइए, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आई कैन टीच यू. लेकिन बेसिकली अगर हर बच्चे कैलकुलेटर से निकालता है तो कुछ फिगर्स अलग आ जाते हैं, तो एग्जाम में गिवन होता है, बट मैं आपको सिखा दूंगा. एन्युटी टेबल में आप जाइए, वहां पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू टेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी, या पीवीएफ टेबल होगा. ठीक है, वहां पे आप देखिए एन, एन इंडिकेट्स ईयर्स एंड आर इंडिकेट्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन या रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, आप रेट ऑफ रिटर्न ले लो, और या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें हमारा एन्युटी फैक्टर क्या आएगा. लेट्स से हमारा एन है 4 इयर्स और आर है 10%, तो इसको हम कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे बताता हूँ. सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर की पावर एन. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 10%, 10% इज इक्वल टू 0.1, एन इज 4, तो 1/1.1 की पावर 4. तो आपने क्या करना है, ठीक है, कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय 1.1. ठीक है, ये 4 है तो इक्वल टू के साइन को 1 2 3 4 4 टाइम्स डाला. इसके बाद आपने जीटी का बटन प्रेस कर देना है, ग्रैंड टोटल. तो यू विल गेट द एन्युटी फैक्टर वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग योरसेल्फ. तो यही वैल्यूज आपको एन्युटी टेबल में भी मिल जाएंगी. तो दिस इज 3.17 या 3.169 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 3.17 हो जाता है. तो इस तरीके से हम एन्युटी फैक्टर की वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो आई कैन टीच यू फर्दर कैसे निकाली जाती है और वैल्यूज. कोई डाउट है तो पूछ लो. नेक्स्ट गुडविल की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं गुडविल की एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाई वी वैल्यूड द गुडविल. ठीक है, जो हमारा पर्पस है गुडविल को वैल्यू करने का, उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है उसको सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर.